नमस्कार बच्चों। यूरोप में राष्ट्रवाद आज आपको जो है वर्कशीट 34 क्लास 10th के लिए जो है पढ़ना है। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये आपका जो है आप इसमें विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, ये नाम और फिर जो है आपका अध्यापक का नाम। अब यूरोप में राष्ट्रवाद देखिए, जो राष्ट्रवाद शब्द है राष्ट्र के प्रति जो है प्यार। ठीक है, एक राष्ट्र के रूप में जो है आप अपने देश को कैसे देखना चाहते हैं, तो बेसिकली जो है उसकी पुरानी परंपराओं, उसके जो है आदर्शों, उन पे जो है जिससे आप सभी नागरिक एक साथ जुड़ पाते हो और एक राष्ट्र के रूप में उसे स्वीकार कर पाते हो। तो ये ऐसी भावना जो है ये राष्ट्रवाद के अंतर्गत आती है। राष्ट्रवाद की भावना का मकसद होता है ताकि राष्ट्र विकास के लिए जो है उसके नागरिकों को एक साथ इकट्ठा किया जा सके। लेकिन समय समय पर इसका जो है कुछ लोगों ने सत्ता हथियाने के लिए भी इसका उपयोग किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देखिए क्या क्या कहते हैं, वहाँ की जो है यूरोप की जो रूढ़िवादी सत्ताएं थी अक्सर जो है इसका इस्तेमाल करती थी। और आप देखिए आज भी जो है अलग अलग देशों में जो है राष्ट्र के नाम पे जो है क्या कहते हैं सत्ता हथियाने के लिए अलग अलग देशों में इसका लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। आप खुद ही देखेंगे तो आपको अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो पता लगेगा आपको उनका जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं कहीं ना कहीं से उनका मकसद कुछ और होता है। ठीक है, तो यूरोप में जो है क्या कहते हैं 1848 में कि जर्मनी के महासंघ के ने इसके विभिन्न इलाकों को जो है बनाने विभिन्न राज्यों को मिलाकर राष्ट्र बनाने की कोशिश की। लेकिन जो वहाँ की राजशाही थी, जो राजा थे और जो है उनकी जो फौज थी, उन्होंने जो है मिलकर इस प्रयास को जो है दबा दिया। ठीक है, इसके बाद ही जो है जर्मनी ये प्रशा के एकीकरण ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का जो है नेतृत्व किया। देखिए जर्मनी का जो है एकीकरण ये 1867 से लेकर 1871 लगभग 5 सालों के लिए जो है इसमें क्या हुआ, इसमें मेन चीज़ देखिए। सबसे पहला एकीकरण एकीकरण का यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर कोई राष्ट्र है वो छोटे छोटे हिस्सों में बँट जाए तो उसको एक साथ मिला के एक राज्य बनाना जो है वो एकीकरण कहलाता है। ठीक है, प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण की में मुख्य भूमिका निभाई। तो प्रशा की जो है ये बिस्मार्क थे। ठीक है, उन्होंने जर्मनी जो आज एक वर्तमान राष्ट्र के रूप में आपको दिखाई देता है उस वैसा बनाने में जो है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे जो है क्या कहते हैं एक आज जो वर्तमान स्वरूप दिखता है वैसा नहीं था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क ने निभाई। ठीक है, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, तो 3 इसमें युद्धों का जिक्र है। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, इन तीनों से जो है लड़ के फाइनली जो है आपका जर्मनी जो वर्तमान स्वरूप में आपको दिखता है वो बना। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में एशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। यूरोप में प्रशिया को, देखिए जो प्रशिया था जो है एक महाशक्ति के रूप में जब वो एकीकृत होकर आपका जो है एक पूरा राष्ट्र के रूप में आ गया, जाहिर सी बात है जब कोई एकीकृत होता है तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जर्मनी जो प्रशा ने उसने क्या किया, अभी पूरे जर्मनी में सब छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन प्रशा ने जो है जर्मनी उसके आसपास हिस्सों को मिला के जो जर्मनी का रूप दिया उससे वो और भी ताकतवर हो गया। और आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ही था जिसने जो है उसकी शुरुआत, जो इन दोनों युद्धों में विश्व युद्धों में शुरुआत का श्रेय जर्मनी को ही आता है। अच्छा, तो देखिए एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी का एकीकरण हो चुका, तो नए जर्मन राज्य में मुद्रा, जाहिर सी बात है कि पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र होगा उसमें पूरी एक मुद्रा होगी, एक ही प्रकार की मुद्राएं चलेंगी। बैंकिंग व्यवस्था जो सबके लिए जो होगा। ठीक है, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। तो जो आधुनिक कोर्ट होते हैं उनकी स्थापना जो है वो सारी की सारी की गई। अब आते हैं इटली का एकीकरण। फिर एकीकरण वही कि इटली
जो छोटे छोटे राज्य थे उनको मिला के पूरा वर्तमान इटली राज्य का गठन है। तो देखिए, तो इटली में जो है, इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है पहला, ठीक है। अब ये राज्य आपस में जो है, जाहिर सी बात है आपस में ही इनमें झगड़ा होता रहेगा, तो जो है क्या होगा, कभी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन वहाँ पे मेस्सिनी, ज्यूसेppe मेस्सिनी ने जो है, उसने इटली के एकीकरण के लिए एक प्लान तैयार किया। ये 1830 की बात है, ठीक है। और 1830 से लेकर 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह में जो है ये असफल हुआ। देखिए, असफलता का कतई मतलब नहीं कि आप, मतलब कि आपने कोशिश करी, ठीक है, हो सकता है अभी सफल नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे जो है लोगों के दिमाग में ये चला जाता है कि हाँ, ये जो है इस टाइप की क्या कहते हैं, इटली एक राष्ट्र के रूप में जो है बन सकता है, ठीक है। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया, पिडमॉन्ट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। तो देखिए, इसमें जो है कूटनीतिक संधि 1859 में, और उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हराया। तो जाहिर सी बात है इसका भी इटली के एकीकरण में योगदान रहा। और अंततः 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ये सारी जो है ये स्टेप्स हैं, आपको मेनली ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 व्यक्तियों का जिक्र है आपके इसमें, ठीक है। और ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रमुख मंत्री, ठीक है, और ये काउंट कैमिलो दी काबूर, इसने जो है इटली के जो अलग अलग 7 प्रदेश थे, ठीक है, उनको एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और यही चल दूसरा ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, यह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया था। तो इटली को एकीकृत करने के लिए, इटली को एक पूरे राष्ट्र के रूप में गठित करने के लिए जो वॉलंटियर्स थे, जो हथियार लेके, हथियार से बंद वॉलंटियर्स थे, उनका नेतृत्व किया था, ठीक है। इस तरीके से अब आपको जो है नीचे 4 क्वेश्चन है इटली के एकीकरण पर निबंध। फिर देखिए, इटली के ये इटली के एकीकरण का जो पहला पॉइंट, इटली 7 राज्यों में बटा था, और 18 मेस्सिनी ज्यूसेppe मेस्सिनी ने एक एकीकरण के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया, ये 7-8 पॉइंट ये सारा मिला के आपका जो है निबंध तैयार हो जाएगा। फिर जो है एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना, तो एकीकृत जर्मनी का राजा जो है आपको ये लास्ट में जो है आपका केसर विलियम प्रथम, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका बना था। फिर उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन किया। तो जो एकीकृत जर्मनी थी, तो वहाँ पे नए जर्मन राज्य में मुद्रा कॉमन मुद्रा बनाई गई जो सबके लिए थी। बैंकिंग व्यवस्था बनी, नई जो है न्यायिक व्यवस्था बनाई गई जो जिसने आधुनिकीकरण पर जोर दिया। फिर आता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? ये 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। तो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, लोकतंत्र में क्या है, जनता के हाथ में जो है सत्ता दी जाए। लेकिन देखा जाए कि आपने पावरफुल जो वही वहाँ के राजशाही थी, उन्होंने जो है सेना के बल पे उसको हथियाने की कोशिश की। आपने देखा होगा जगह जगह पे ऐसा ही हुआ इटली के अलग अलग राज्यों में। इसके लिए मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। ये तो आपके इस पर जो है क्या कहते हैं वर्कशीट में जो है बस इतना ही है। लेकिन जब तक इसके बारे में डिटेल में आप नहीं जानेंगे तो आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, तब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।